वेलकम टू द क्लास। आज हम अपने वोकैब सेट 13 को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे वर्ड नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। राइट। जो वर्ड आपको 29 में दिखाई पड़ रहा है वो है सोबरिटी। सोबरिटी जो वर्ड आपका एडजेक्टिव सोबर है, सोबर जो कि एक एडजेक्टिव है, इसी का नाउन फॉर्म है। और सोबर एडजेक्टिव के रूप में टू मीनिंग्स आपको देता है जो कि आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे। एक मीनिंग आपको दिखाई पड़ रहा है नॉट ड्रंक और एक दिखाई पड़ रहा है सीरियस। ठीक है। तो और साथ ही साथ आपको जब चार्ट बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक वर्ब, सोबर एक वर्ब के रूप में भी फंक्शन करता है जो मैंने नीचे आपको डिफाइन किया हुआ है। तो जब आपको ये चार्ट क्लियर हो जाएगा तब आप इस वर्ड को सीख सकते हैं सोबर। हम लोग एक पार्टी में गए हैं और पार्टी के में हम लोगों ने ड्रिंक किया है और ड्रिंक करने के बाद मैं कहता हूं कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार। अब आप कहते हैं नहीं सर आप गाड़ी ड्राइव नहीं करिए, आप एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आई एम सोबर एनफ टू ड्राइव द कार। सेंटेंस को सुनिएगा, आई एम सोबर एनफ टू ड्राइव द कार, मतलब मुझे अभी जो नशा है वो नहीं हुआ है। तो अगर एक व्यक्ति सोबर है, नॉट ड्रंक और अफेक्टेड बाय अल्कोहल, अभी उसको ऊपर अल्कोहल का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो कई बार जब पुलिस देखती है लोगों को कि लोग ये ड्रिंक करके गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो वो चेक करती है कि वो सोबर हैं या नहीं है, मतलब अफेक्टेड है नहीं है। इसके लिए वो उनसे बोलती है आप एक स्ट्रेट लाइन में वॉक करके दिखाइए। अगर आप सोबर हैं तो आप स्ट्रेट लाइन में वॉक कर सकते हैं और फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो सोबर का मतलब क्या हो गया? पहला मतलब वह व्यक्ति जिसके ऊपर अभी नशा चढ़ा नहीं है। ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, आर यू सोबर एनफ टू ड्राइव जिम, क्या आप सोबर हैं? नेक्स्ट सेंटेंस भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आई हैड नो वाइन ऑल इवनिंग सो आई वॉज स्टोन कोल्ड। स्टोन कोल्ड सोबर, स्टोन कोल्ड एडवर्ब के रूप में काम करता है पूरी तरीके से। सोबर मतलब मुझे कोई भी नशा नहीं था, सोबर। और इसी का नाउन जो है सोबरिटी है। आप स्पेलिंग पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेलिंग के लिए, क्योंकि सोबर में जब हम लिखते हैं तो ये तो SOBER है, लेकिन जब सोबरिटी लिखते हैं तो ये SO आपको दिखाई पड़ रहा है BRIE। ध्यान रखिएगा, RIETY। IE और EI को हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब हम स्पेलिंग के सेशन में चलेंगे। तो सोबरिटी का पहला मतलब क्लियर है, जो नशे में ना हो, आपे में हो। सेकंड वर्ड एक सोबर है, एक सीरियस। ये स्टूडेंट बहुत सीरियस है, क्लास में कोई भी मतलब किसी प्रकार की बदमाशी नहीं करता, टीचर को प्रॉपरली ओबे करता है, तो बच्चा ये सीरियस है। सीरियस एंड काम, तो अगर एक व्यक्ति को मैं अगर अल्कोहल से अलग कॉन्टेक्स्ट में लूंगा तो ये बच्चा सोबर है, मतलब सचिन तेंदुलकर वो जो सोबर क्रिकेटर, ऐसा विराट कोहली की तरह या सौरभ गांगुली की तरह बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर नहीं थे। आप कैप्टन कूल को जानते हैं, ऑल्सो सोबर प्लेयर, मतलब किसी से ज्यादा कुछ बोलना नहीं है और अपने काम से काम रखना है, खेलना है। तो सोबर, सीरियस एंड काम। ठीक है। और इसका नाउन भी जो है सोबरिटी ही होगा। ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट जो है पूरा क्लियर होना चाहिए। और जो हम लोगों ने चार्ट बनाया और जो यहाँ पर हमने देखा कि सोबर का एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में जो हमने, सॉरी, एडजेक्टिव और नाउन के रूप में देखा, वो ये वाला पार्ट है, ये क्लियर होगा आपको। अब ये सोबर है, ठीक है, वर्ब के रूप में आते हैं। उन्माद हटाना, गंभीर कर देना, सुध या होश में लाना या आना। ठीक है ना। हम लोग पार्टी कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, तभी कोई हमें सैड न्यूज मिलती है, एंड दिस सैड न्यूज हैज मेड अस सोबर या हैज सोबर्ड अस। इसने हमें हमारा जो उन्माद है, जो हमारे अंदर उत्साह था या हमारे अंदर जो पार्टी करने का जुनून था, उसे खत्म कर दिया। ठीक है। टू बिकम मोर काम एंड सीरियस। कई बार सुना होगा, ये एक मूवीज में दिखाया जाता है, इंडियन मूवीज में। ये लड़की है, बहुत चुलबुली सी लड़की है, घूमती रहती है, लेकिन शादी ने इसको सोवर कर दिया। एक फैमिली है, एग्जाम्पल्स ऐसे कोट जनरली मैं नहीं करता, खूब एंजॉय करते हैं लोग, लेकिन परिवार में किसी की डेथ हो गई, इस डेथ ने लोगों को सोबर कर दिया, अब लोग गंभीर हो गए हैं। ठीक है। तो सोबर का आपको क्लियर है, वर्ब के रूप में गंभीर कर देना, शुद्ध में ले आना, होश में ले आना, है ना, ये वाला पार्ट है। तो आपको ये जब भी याद करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। और सोबर जो वन यहाँ लिखा हुआ है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस समय, यहाँ पे भी नाउन जो है सोबरिटी है और सेकंड में भी नाउन जो है वो सोबरिटी है। ठीक है। और सोबर नाउन हो गया। अब हमारे पास एक वर्ड और है, सोम्बर। कभी भी आपको स्पेलिंग का इशू आता है और ये इशू आता है कि ER आएगा, ER भी ठीक है और RE भी ठीक है, तो आपको इस डिफरेंस को ध्यान रखना पड़ेगा। ER वाला जो होता है अमेरिकन इंग्लिश में होता है और RE वाला जो होता है वो
ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। एक्चुअली हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, तो कंप्यूटर जो है उसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिकन कंपनी है, तो वो अमेरिकन स्पेलिंग को ले लेता है। तो आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन होता है कि ई आर आएगा या आर ई आएगा, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव में भी आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं और उसे ही के साथ जाएंगे। तो आपको सोमवार दिखाई पड़ रहा होगा, SOMBRE, यहाँ पे लिखा हुआ है BRE, दैट इज ब्रिटिश इंग्लिश, और यूएस में आगे लिखा हुआ है SOMBER, सोमवार। तो ये सोबर से सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, इसलिए हमने इसको लिया है यहाँ पे, है ना। तो इसका मीनिंग अलग है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सोबर जब एडजेक्टिव है तो तब ये भी सीरियस है। तो अगर मैं सीरियस हूं तो काम हूं, शांत हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई एक्साइटमेंट, कोई एग्रेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं सॉम्बर हूं तो सीरियस तो हूं, साथ ही साथ मैं सैड भी हूं, बहुत दुखी हूं मैं। सॉम्बर लुक, मेरा पेन नहीं मिल रहा यार, मेरी मेरी कॉपी खो गई है यार, मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया है, तो मैं कैसा हूँ, सोबर या सोम्बर? मैं सोम्बर हूँ। लेकिन अगर मैं CDS के SSB के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे क्या होना पड़ेगा, सोबर या सोम्बर? सोबर, सीरियस एंड काम, बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मुझे इस प्रोसेस को अंडरगो करना है मुझे, ठीक है। तो सोम्बर का मतलब आपको क्लियर हो गया, सैड एंड सीरियस, दुखी भी है। एंड अगर फर्स्ट मीनिंग देखें तो डार्क इन कलर या डल, ड्रैब, ये भी एक मीनिंग आता है, सोम्बर के केस में आता है ड्रैब। बहुत और भाई आपका जीवन कैसा चल रहा है? जीवन में कुछ निराशा, सब कुछ निराशाजनक है, कुछ भी कोई कहीं खुशी की खबर नहीं आ रही है, तो जीवन बहुत सॉम्बर है। आज का डे बहुत सॉम्बर है, मूवी की स्टोरी जो है बहुत सॉम्बर है, बहुत बहुत अंधकारपूर्ण, डल टाइप का मूवी है। डल, डल आपको दिखाई पड़ रहा है, डल। तो ये डल वर्ड, ये बहुत ही डल है मूवी, मतलब इसमें कुछ भी नया एक्साइटिंग नहीं है। मूवी देखते देखते आप सो भी जाएंगे, तो आपको कोई मतलब ऐसा लॉस नहीं होगा मूवी देखने में, और इसी को हम ड्रैब भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको हमने सीरियस के कॉन्टेक्स्ट में दो वर्ड देखे, सोबर देखा, सोबर में क्या था, सीरियस एंड काम, जबकि सोमवार में क्या था, सीरियस एंड सैड, बहुत दुखी है। चुनाव हारने के बाद व्यक्ति कैसा होगा, सोबर या सोम्बर? सोम्बर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्ड 29 है ये समाप्त हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो वर्ड हमारा है, एंड दैट वर्ड इज रेपरक्यूशन। आपको बस दुष्परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जिसको मैंने एक सर्किल में, मतलब ग्रुप में ले लिया है मैंने यहाँ पे, ये ठीक है, हाईलाइट किया आपको दुष्परिणाम। अगर इस वर्ड का प्रयोग किया जाए तो मतलब ये एक सही वर्ड नहीं है। सही इन द सेंस ये थोड़ा सा थ्रेटनिंग वर्ड है। अगर मैं बोलता हूं आपने जो मुझसे बिहेव किया है, देयर विल बी रेपरक्यूशंस, मतलब मैं लोगों को लेने जा रहा हूं और आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं, ठीक है ना। तो रेपरक्यूशंस होंगे इसके। आपने जिस व्यक्ति को धक्का दिया है वो आगरा के SSP हैं। अब आगरा के SSP को आपने धक्का दिया है तो डेफिनेटली देयर विल बी रेपरक्यूशंस। आपने अगर किसी एक रिक्शे वाले को धक्का दे दिया होता तो शायद आप उससे कंपीट कर सकते थे, लेकिन आपने जिसको पुश किया है वो आगरा के एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। अब आपको पुलिस वाले ले जाएंगे और आपका एनकाउंटर कर देंगे, तो देयर विल बी रेपरक्यूशंस, देयर विल बी आफ्टरमाथ, ठीक है। तो अब इस वर्ड को समझ पाइएगा, रेपरक्यूशन का मतलब क्या होता है। अब इसको समझ लेते हैं, हिंदी में तो आप लिख लीजिएगा रेपरक्यूशन। दो वर्ड लिखे हुए मैंने, जिनको आप यहाँ पे सर्किल में लिया है, दुष्परिणाम, और ये आफ्टरमाथ में भी लिखा हुआ है दुष्परिणाम, ठीक है। एक वर्ड और लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस जो रेड में आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको मैं अब सर्किल कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस एक्चुअली एक पॉजिटिव वर्ड भी है, देयर आर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, देयर आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। और लेकिन मेरे बोलने की टोन पे है देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज, इसके तो परिणाम निकलेंगे। आपने जिस प्रकार से बिहेवियर किया है, आपने जो पढ़ाई नहीं करी है, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज, देयर विल बी रेपरक्यूशंस, ठीक है। अभी आपको शायद अब ध्यान ना हो, तब आप छोटे रहे होंगे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था। पोखरण के बारे में आपने सुना होगा, मूवी देखी होगी पोखरण, जॉन अब्राहम। तो उसके बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर काफी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो लोग यही कह रहे थे, ये जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, व्यापार प्रतिबंध इंडिया के ऊपर लगाए गए हैं, ये हैं क्या, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के रेपरक्यूशंस हैं और आफ्टरमाथ हैं। तो एक्चुअली एक निगेटिव चीज होती है और निगेटिव निगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। आप कॉन्सिक्वेंस को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं डायर कॉन्सिक्वेंस, दुष्परिणाम, इसका मतलब निकल के आएगा डायर कॉन्सिक्वेंस।
देयर आर डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस। तो ये वर्ड थोड़ा सा जो है फोर्सफुल वर्ड है, एक थोड़ा सा जो थोड़ा बोला ऐसे नहीं बोल सकते आप इसे देयर विल बी रेपरकशन। तो इसको बोलने से ये फील आपको नहीं आ पाएगा कि वास्तव में इन रियलिटी ये वर्ड आखिर क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। एंड इनडायरेक्ट एंड यूजुअली बैड रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है ऑफ एन एक्शन और इवेंट दैट मे हैपन सम टाइम फॉरवर्ड आफ्टरवर्ड्स। जो आपने आज किया है उसके कुछ दिनों के बाद परिणाम आएंगे और समानता नेगेटिव आते हैं। रेपरकुशन और आफ्टरमाथ नेगेटिव वर्ड है। ये जब भी बोले जाते हैं तो इनका परिणाम, इनका जो कॉनोटेशन है, जो इनकी फीलिंग है, वो एक नेगेटिविटी बैडनेस लिए हुए है। कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। और आप डायर कॉन्सिक्वेंस जानते हैं, जब लगा दिया जाता है मतलब बहुत घातक परिणाम, प्रतिघात, घातक परिणाम। प्रतिघात भी हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो हिंदी में वर्ड लिखना है वो लिखना है दुष्परिणाम। रेपरकशन हो गया, आफ्टरमाथ हो गया और डायर कॉन्सिक्वेंस हो गया। ठीक है। अनरेमिटिंग, नेवर स्टॉपिंग। हम लोगों ने जो आपको एक सेट बना के दिया होगा, आपके ग्रुप में है कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड वाला जो वन है, वहां पे मैंने इस वर्ड को एक्सप्लेन किया है। वहां पे रेमिट को मैंने बताया था आपको कि रेमिट का मतलब क्या होता है। रेमिट के लिए मैंने आपको दो नाउन दिए, रेमिटेंस और रेमिशन, और बताया था कि इस रेमिटिंग का इस रेमिट से कोई रिलेशन नहीं है। अनरेमिटिंग का मतलब क्या होता है, नेवर स्टॉपिंग, कभी भी ना रुकने वाला, जो निरंतर चलता रहता। अनरेमिटिंग हॉस्टिलिटी, कभी ना रुकने वाली शत्रुता। ठीक है ना। अनरेमिटिंग रेन, अनरेमिटिंग हेट्रेड, इस तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, द अनरेमिटिंग नॉइज, बिल्कुल निरंतर जो नॉइज था फ्रॉम हर नेबर्स स्टीरियो केप्ट शालिनी अवेक ऑल नाइट। शालिनी जो है पूरी रात जगी रही। आप ये वर्ड्स देख सकते हैं जो नीचे मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे ना भी याद करें तो वर्ड अनरेमिटिंग आपको पता होना चाहिए। और आपके कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड जो सेट 1 है उसमें दिया गया है। ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस के साथ साथ आपको सॉवरेन, ऑटोनॉमस वर्ड दिखाई पड़ रहा है, सॉवरेन दिखाई पड़ रहा है और इंडिपेंडेंट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों वर्ड जो है एक दूसरे के सिनोनिम है। आपके पास ऑटोनॉमस है, आपके पास सॉवरेन को देखिएगा मैंने स्पेल कैसे किया, SOVE और REIGN। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सॉवरेन में ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर SSC प्री है और आप इस पेपर को दे रहे हैं और वहाँ पे एक स्पेलिंग का क्वेश्चन आता है और ये गलत हुआ, तो आपको पता होगा इसके रिपरक्शन होंगे ये, क्योंकि 2 मार्क्स आपने लूज किए। एक तो आपने 2 मार्क्स लूज किए और नेगेटिव मार्किंग और हो गई। ठीक है। तो दैट इज ए प्रॉब्लम पार्ट। तो ऑटोनॉमस पे आते हैं। ऑटोनॉमस स्वतंत्र, स्वायत्त, शासी जो लिखा हुआ है, जो भी है, तो इन तीनों का मतलब जो है वही है इंडिपेंडेंट। अगर आपको याद करना है तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अब ऑटोनॉमस का जो नाउन है वो है ऑटोनॉमी। सॉवरेन का नाउन जो है SOVEREIGN TY। एंड इंडिपेंडेंट का आप जानते हैं इंडिपेंडेंस। ये इसके 3 नाउन है। ऑटोनॉमस का ऑटोनॉमी, सॉवरेन का सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंस। सॉवरेन के साथ जो सॉवरेनिटी आपको दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंट तो है ये, ठीक है ना। चाइना और तिब्बत के रिलेशन को देखिएगा। चाइना जो है, तिब्बत जो है, चाइना से इंडिपेंडेंस, ये तीनों वर्ड इंग्लिश में सिनोनिम है, लेकिन अब इनकी यूज देखिएगा। तिब्बत जो है चाइना से इंडिपेंडेंस नहीं मांगता है, चाइना जो है ऑटोनॉमी मांगता है। ऑटोनॉमी मांगता है कि हमें थोड़ी सी तो कार्य करने की स्वतंत्रता दीजिए। तो अगर एक कंट्री है, एक रीजन है और एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये ऑटोनॉमस है तो एबल टू गवर्न इटसेल्फ और कंट्रोल इट्स ओन अफेयर्स, जो अपने आप को शासित कर सकता है और अपने खुद के जो कार्य हैं उनको नियंत्रित कर सकता है। आप अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पे ये जो लिख रहा हूँ मैं बोल नहीं रहा, एक प्रकार ये इंस्टीट्यूट एक प्रकार का सम्मान पैदा करते हैं एंड ये वाले भी जो है सम्मान पैदा करते हैं। एंड दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स, दे आर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। तो ये अपने पेपर सेट, पेपर पैटर्न कैसा होगा, इनका सिलेबस क्या होगा और किस प्रकार की टीचिंग होगी, ये डिसाइड करते हैं और कुछ चीज़ों के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो ऑटोनोमस, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। एंड अगर एक व्यक्ति के लिए आता है ऑटोनोमस वर्ड, एबल टू डू थिंग्स एंड मेक डिसीजन विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स। ठीक है। जो व्यक्ति जो है अपने निर्णय खुद कर लेता है बगैर किसी सहायता के, वो ऑटोनॉमस है।
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था दैट सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी मेड ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट। मैंने 2 वर्ड यूज करे। अब आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया होगा, सीबीआई को हमें क्या करना चाहिए, ऑटोनॉमस बनाए या इंडिपेंडेंट बनाए, सोचिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि द सीबीआई शुड बी मेड मोर ऑटोनॉमस। इंडिपेंडेंट एक्चुअली वर्ड हम इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लगा, यहाँ पे सिनोनिम में सर आप कहेंगे सर आपने सिनोनिम लिख दिया। सिनोनिम्स के साथ साथ वर्ड्स में जो है डिफरेंसेस भी होते हैं। तो ऑटोनॉमस कह सकते हैं, डिपेंडेंट तो है लेकिन कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब आते ऑटोनॉमस क्लियर हो गया, तो सीबीआई को है या फिर इंडियन रेलवेज है, ये ऑटोनॉमस हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब हम जो आते हैं इंडिया सॉवरेन, तो अगर आपने पॉलिटी या अपना संविधान पढ़ा होगा तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बोलता है, सॉवरेन, इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। तो सॉवरेन को जो नाउन है इसके मीनिंग थोड़े नहीं यूज होते, अब कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होते। एसएससी की एक आरसी है, वहां पर जो है सॉवरेन का सॉरी इस वाले मीनिंग में जो है यूज किया गया है। एन ओल्ड ब्रिटिश गोल्ड कॉइन वर्थ 1 पाउंड। अब ओल्ड ब्रिटिश गोल्ड कॉइन था जो 1 पाउंड के इक्विवेलेंट होता था, अब ये यूज नहीं होता। और नाउन के रूप में ये अ किंग और अ क्वीन, अ किंग और अ क्वीन, राजा रानी शासक सम्राट, तो ये नाउन के रूप में ज्यादा यूज नहीं किया जाता। आजकल आप ना एम्परर वर्ड का भी यूज नहीं करते, किंग का यूज किया जाता है, क्योंकि जो मोनार्कीज हैं धीरे धीरे वैनिश हो रही हैं वर्ल्ड होराइजन से, तो इनका यूज नहीं होता। अब आइएगा एडजेक्टिव में आइएगा, ओनली बिफोर, इस सब नहीं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। इंडिया एक ऑटोनॉमस कंट्री नहीं है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है। इसका मतलब क्या है, नीदर पाकिस्तान नॉर द यूएस नॉर एनी अदर कंट्री यू नेम कैन आस्क अस टू लुक फॉर दिस मैटर, टू लुक इनटू एनी मैटर। कल हमको जो है कोई भी कंट्री जैसे यूएसए भी नहीं कह सकता कि आपके यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी है, पॉपुलेशन को लेकर आपकी जो पॉलिसी है उसको आप चेंज करिए, क्योंकि वी आर अ सॉवरेन स्टेट, हमें किसी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन का मतलब होता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। अब आप कहेंगे यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन दिया गया है, सॉरी ये ऑटोनॉमस दिया गया है इसके सिनोनिम के रूप में, तो वो तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तीनों सिनोनिम तो है, लेकिन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, मैं किसी पर किसी प्रकार से निर्भर नहीं हूं, आई एम अ सॉवरेन स्टेट। तो सॉवरेन हो गया। अब एडजेक्टिव में हो गया ये आपका, कंट्री के लिए लाएंगे तो इंडिया। अब दूसरा देखिए, हैविंग कंप्लीट पावर और द ग्रेटेस्ट पावर इन द कंट्री, आ सॉवरेन रूलर। अगर आप आज की डेट में नॉर्थ कोरिया की बात करें तो जो वहां का जो है किंग जोंग, ही इज अ सॉवरेन रूलर, कंप्लीट पावर है उसके पास। पार्लियामेंट मस्ट ऑलवेज रिमेन सॉवरेन, इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट के पास ही सारी शक्तियां होनी चाहिए। अगर जुडिशरी को हमने सारी शक्तियां दे दी तो अगर कोई जज जो है अपने विम्स और फैंसीज अपनी कल्पना से काम करने लगेगा तो फिर इंडिया का जो ढांचा जो हमारा फ्रेमवर्क है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो दोनों मीनिंग क्लियर होने चाहिए। फ्री टू गवर्न इनसेल्फ, मैंने यहाँ पे मार्क जो किया है इसमें कंप्लीटली इंडिपेंडेंट को किया है, एंड हैविंग कंप्लीट सर्वश्रेष्ठ उत्तम प्रधान मुख्य, ये वाला। अब इसमें वर्ड जो यूज होता है सॉवरेन का, जनरली कंट्रीज के लिए यूज किया जाता है। सॉवरेनिटी, क्योंकि सॉवरेन का नाउन है, कंप्लीट पावर टू गवर्न अ कंट्री एंड द स्टेट ऑफ बीइंग अ कंट्री विद फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ। सॉवरेनिटी है हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। और अभी आपने पढ़ा ना कंप्लीट पावर टू गवर्न अ कंट्री, अभी पढ़ा होगा आपने, पावर के लिए सॉरी कंट्री के लिए आता है, तो ये आएगा। सॉवरेनिटी को मतलब आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। द कंट्री क्लेम सॉवरेनिटी ओवर द आइलैंड, कंट्री ने बोला कि हमारा अधिकार है। द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की प्रभुत्वता है यहाँ पे इंडिया में आप देखेंगे तो। एंड द डिक्लेरेशन प्रोक्लेम द फुल सॉवरेनिटी ऑफ द रिपब्लिक, मतलब पूरा इंडिपेंडेंस, वही आज़ादी वाला आप कह सकते हैं, आज़ादी वाला पार्ट जो है आप कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, इंडिपेंडेंट वाला, स्वतंत्रता, सॉरी हिंदी वाला जो वर्ड में जो नहीं क्लिक कर रहा था वो था स्वतंत्रता। तो इस प्रकार आपको वर्ड ऑटोनॉमस, सॉवरेन और इंडिपेंडेंट क्लियर हो गया, सॉवरेनिटी क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री, मैं इसके लिए आपको एक वर्ड और दे देता हूं जिसके 2 मीनिंग है एक्चुअली, एंड दिस वर्ड इज एबिसिडेरियन। जिस प्रकार से मैंने इसको लिखा है ऐसा लगता है कि एक सेंटेंस है, इसके एक्चुअली 2 मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग तो इसका रूडिमेंट्री है ही है जो हम ऊपर पढ़ने जा रहे हैं।
सेकंड मीनिंग है इसका अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। एक क्लास है और आप में से कोई रवि है, कोई श्याम है, कोई सुमित है, कोई अंकित है, कोई हरि है, कोई जतिन है, कोई जिशान है ना, अलग अलग नाम से, अलग अलग लेटर से नाम शुरू होते हैं। तो मैंने बोला आई नीड एन एबीसीडियन लिस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स, मतलब मुझे एबीसीडी के ऑर्डर में इनकी लिस्ट चाहिए। अब अगर मैं कहता हूं आपको तो इंग्लिश की एबीसीडी भी नहीं आती, आपको हिंदी का का, खा, गा और घा भी नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि आपको तो एबीसीडी भी नहीं आती। का मतलब ये नहीं है कि आपको एबीसीडी नहीं आती, इसका मतलब है आपको इसकी बेसिक नॉलेज नहीं है। तो रूडिमेंट्री वाले केस में अब हम आएंगे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्रारंभिक, मौलिक, आरंभ का, बेसिक नॉलेज, एलिमेंट्री नॉलेज। तो आपको अगर मैथ्स की रूडिमेंट्री नॉलेज है का मतलब क्या है कि आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये सारे बेसिक आप जानते हैं। आप प्राइमरी एजुकेशन सुना होगा, प्राइमरी एजुकेशन का मतलब ये क्या होता है, जहाँ पे आपको बेसिक चीजें सिखाई जाती है। तो रूडिमेंट्री वो बेसिक एलिमेंट्री रिलेटिंग टू द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। वकार और हैड ओनली या रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेंच, मतलब थोड़ा बहुत यस नो करके तो आता है, ठीक है ना, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जानता है। आप किसी कंट्री में गए, किसी और स्टेट में गए, तो आप 3-4 वर्ड सीख सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी बातों को बता सकते हैं लोगों को। एंड ज़्यादा आप नहीं बोल पाएंगे, आप बहुत सीरियस डिस्कशन वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बस रूडिमेंट्री नॉलेज है। तो हमें हर चीज़ की बेसिक नॉलेज, आपको अब आपके पास वर्ड आ गया ना, बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज हो गया। आपने नीचे वर्ड लिखा ही है एबिसिडेरियन, जिसके 2 मीनिंग मैंने आपको बता दिए, और ये प्राइमरी हो गया। आपके पास एलिमेंट्री वर्ड भी लिखा हुआ है, एलिमेंट्री। तो ये सारे वर्ड हैं जिनको बेसिक के लिए आते हैं। आप रूडिमेंट तो आप क्या एक मैं और यूज करूंगा, बेसिक वर्ड का लेते हैं, तो बेसिक नॉलेज मैंने कहा, बेसिक नॉलेज। आपके जो बेसिक या बेसिक्स अच्छे नहीं है, क्या बोलूं मैं, हम ये तो एडजेक्टिव है बेसिक, तो हम यूज करते हैं बेसिक्स। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, बेसिक ऑफ इंग्लिश नहीं कहा जाता, नाउन के रूप में इसमें एस लगाना पड़ता है। इसी प्रकार जब रूडिमेंट्री का नाउन बनाते हैं रूडिमेंट, तो यहाँ पे एक नया एस लगाना पड़ता है। रूडिमेंट लिख दिया है मैंने, लेकिन यूज जो होता है रूडिमेंट्स। तो आपको क्या पता होना चाहिए, द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश। तो ये वाला बेसिक नॉलेज, प्रारंभिक नॉलेज, आधारभूत मूलभूत वाली जो चीज है वो हो गया। अब इसी से मिलता एक वर्ड और है रिव्यू करना, पछताना, शोक करना, अफसोस करना। रिग्रेट करना जानते हो, रिग्रेट, आपने पेन ले लिया और पेन चलता चलता तो है नहीं ये, थोड़ी देर बाद ये पेन खराब हो जाता है, तो नाउ यू आर डूइंग रिग्रेटिंग, अरे यार मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने ना लिया होता तो अच्छा रहा होता। तो पछताना, शोक करना, रिग्रेट करना। और इसी का आपके पास एक एडजेक्टिव है रिव्यूफुल, जो कि बहुत शर्मिंदा है अपने गलत काम, अपने रॉन्ग डिसीजन के लिए, अपने रॉन्ग एक्शंस के लिए। तो मैं बहुत पछता रहा हूँ, तो मैं आई एम रिग्रेटिंग, आई एम रिव्यूइंग, ठीक है। एंड रिव्यूफुल, फीलिंग सॉरी एंड फुल ऑफ रिग्रेट। अगर चाहें तो यहाँ पे मैं इस वर्ड को अलग से कराऊंगा आपको, कॉन्ट्राइट, रिमोर्सफुल, रिव्यूफुल एंड रूथफुल। आप इसको याद कर सकते हैं। फीलिंग सॉरी एंड फुल ऑफ रिग्रेट, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है और पश्चाताप से भरा हुआ है। पश्चातापी हिंदी में लिखा भी हुआ है, पश्चातापी के लिए आपके पास रिव्यूफुल है, कॉन्ट्राइट है, रिमोर्सफुल है, रिव्यूफुल है और रूथफुल है। आप अगर चाहें तो एक वर्ड यहाँ पे और लिख सकते हैं, एंड दैट इज पेनिटेंट। पेनिटेंट कौन होगा फिर, वो व्यक्ति जो अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए शर्मिंदा है और अब पछता रहा है, काश मैंने ये ना किया होता। आज जब मैं क्लास में आया, तो क्लास में आने से पहले मम्मा ने मुझसे, मेरी मदर ने मुझसे कुछ कहा था काम करने के लिए, और मैंने उनको बहुत रूडली मना कर दिया। अब मुझे खराब लग रहा है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिग्रेटिंग, यार मुझे अपनी माँ से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब मैं हूं कैसा, मैं पश्चाताप से भरा हुआ हूं। तो मैं कैसा हूं, मैं आपके पास रिव्यूफुल हूं, मैं कॉन्ट्राइट हूं, रिमोर्सफुल हूं, रिव्यूफुल हूं, रूथफुल हूं और पेनिटेंट हूं। मैं आत्मग्लानि से भरा हुआ हूं, क्योंकि जो मैंने एक्शन किया उसको लेकर अब मैं बहुत शर्मिंदा हूं, ठीक है। तो आपने कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने पछतावा हो रहा होगा। ऐसे देखा होगा, क्रिकेट में देखा होगा, 3 बॉल में 4 रन चाहिए थे, 1 विकेट बचा हुआ था और मैं आराम से दौड़ के रन ले सकता था, लेकिन छक्का मारने के लिए मैंने कोशिश की और आउट हो गया। अब मैं इलेटेड, हैप्पी तो नहीं होगा, मैं क्या हूंगा, मैं ये वाले वर्ड्स में से कोई एक होऊंगा।
अरे यार मुझे शॉट नहीं मारना चाहिए था, अगर मैंने ये ग्राउंडेड शॉट मारा होता तो मैं मैच जीत सकता था। तो रिव्यूफुल वाला पार्ट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्शन, यहाँ पर कई वर्ड हैं आपको, और कुछ वर्ड्स हो सकता है जो आपके नोट्स में ना दिए हो, क्योंकि मैं नोट्स को अपडेट करता रहता हूँ। तो एक्स्ट्रा वर्ड्स को आप लिख लीजिएगा, नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड्स हमेशा, जो लिस्ट है हमेशा अपडेट होती रहती है, और अपडेट होने के बाद ही आपके पास आती रहती है। तो फैक्शन में आपको हिंदी में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है दल और गुट। तो कहीं सुना होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये वाला गुट बन गया है या ये वाला दल बन गया है ना। तो गुट और दल का मतलब क्या होता है? एक बड़े समूह में से एक कुछ लोगों का समूह होता है। हमारे हमारी क्लास में जो है 50 लोग, 50 स्टूडेंट्स हैं, और इसमें से 10 स्टूडेंट ने ग्रुप बना लिया, तो इसे हम कहते हैं गुट या दल। ठीक है ना। अब एक बड़ी पार्टी को कहें कि मतलब ये सैन्य बल है ना, सैन्य दल है तो ठीक है। लेकिन जब गुट गुट कहा जाता है तो निगेटिव वर्ड आता है ये। तो एक तो ये बड़े ग्रुप में से बनता है, एंड जिनके विचार सभी लोगों के विचार से डिफरेंट होते हैं। तो सिंपल सा वर्ड है, गुट है ये। एंड अ ग्रुप विद इन अ लार्जर ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे लोग हैं इसमें ये, और इन लोगों ने अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया है। ये लोग साहब बहुत रिच फैमिली से आते हैं, तो इन लोगों ने अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया। तो मतलब इनके जो विचार हैं, जो हमारे ग्रुप के और लोग हैं उनके विचारों से डिफरेंट इनके ओपिनियन हैं। ठीक है, डिफरेंट आइडियाज हैं इनके। तो गुट हो गया। और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? गुटबाजी सुना होगा, गुटबाजी, गुटबंदी हो गई है। जो हमारे इटावा के इस तरफ के स्टूडेंट्स हैं वो अलग हो गए, दिल्ली की तरफ के स्टूडेंट्स अलग हो गए, आगरा के स्टूडेंट्स एक तरफ हो गए, तो गुट गुट बन गए हैं, गुटबाजी चल रही है यहाँ पे। ठीक है। तो फैक्शन और फैक्शनलिज्म, फैक्शन एक नाउन है और फैक्शनिज्म भी एक नाउन है, लेकिन ये जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुटबाजी को आप फील तो कर सकते हैं, गुटबाजी को आप टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब आपने सुना होगा फ्रिक्शन, रगड़ना, रगड़ना है ना, फ्रिक्शन जो होता है रगड़। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो अगर स्मूथ चीजें हैं, दो सरफेस स्मूथ हैं तो ये आसानी से स्लाइड कर सकती हैं, लेकिन अगर ये रफ हैं तो एक दूसरे पे रगड़ने में जो है इनको चलने में प्रॉब्लम आएगी, तो ये फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो द नेचुरल फोर्स दैट प्रिवेंट्स वन सरफेस फ्रॉम स्लाइडिंग इजिली ओवर another surface, putting oil on both surfaces reduces friction। अगर दोनों पे हम ऑयलिंग कर दें इसकी, आप जानते हैं आपकी जो स्कूटर्स है, जो बाइक है आपकी, इसको हम ऑयलिंग करते हैं, इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो घर्षण लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ऑफ वन सरफेस, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। तो एक तो रगड़ घर्षण ये हो गया, तो क्योंकि फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स में इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा जो फिजिसिस्ट है, भौतिक विज्ञानी है, वो तो शायद मैं नहीं कहूँगा, कुछ इस तरीके से करेगा। लेकिन जो हमें इंग्लिश में चाहिए, एक तो वर्ड हमारा पहला तो हो ही गया, जो पहला वर्ड है ये रहा थर्ड, मतलब डिसएग्रीमेंट, टेंशन, तनाव, टकराव, वैमनस्य, डिसएग्रीमेंट, एंग्री फीलिंग्स और अनफ्रेंडलीनेस बिटवीन पीपल। एक अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो जब से प्रधानी के चुनाव शुरू हुए हैं गांव रूरल एरियाज में, तो आप जानते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत होता है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टकराव है, वैमनस है, लोग एक दूसरे के खिलाफ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं रखते। तो आपने जो वर्ड सीखा वो सीखा फैक्शन, सीखा फैक्शन, और फैक्शन वर्ड हो गया हमारा, और कलर चेंज करते हैं और हम यहाँ लेते हैं येलो। तो एक तो आपका फ्रैक्शन हो गया जो आपको मैंने अंडरलाइन किया, और एक हो गया फ्रिक्शन जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। फ्रिक्शन का फर्स्ट और थर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब आपने एक मूवी देखी बाहुबली, एक मूवी देख ली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो क्या वास्तव में कहीं ऐसी कहानी हुई थी? नहीं, ये एक फिक्शन है, काल्पनिक कहानी है। तो मूवीज के स्टार्टिंग में लिखा होता है डिस्क्लेमर, दिस मूवी इज अ फिक्शन, इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, मतलब एक काल्पनिक कहानी है, कलाम जो लेखक है उसने ऐसी कहानी लिख दी है। ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से वर्ड आए इस ग्रुप में याद करने के लिए? एक हमारे पास आया, पहला वर्ड था फैक्शन, जिसको दल या गुटबाजी कहा जाता है, कलर डार्क करना पड़ेगा। फ्रैक्शन हो गया, फिर हमारे पास फ्रिक्शन हो गया, जिसके हमने दो मीनिंग देखे, फर्स्ट मीनिंग घर्षण, सेकंड मीनिंग दुश्मनी, तनाव, एंग्री फीलिंग्स, और फिर हमारे पास एक वर्ड आ गया फ्रिक्शन। तो ये तीन वर्ड जो है फ्रैक्शन, फ्रिक्शन और फिक्शन हमें पता होने चाहिए। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डेबिलिटेट, कमजोर कर देना, दुर्बल कर देना, शक्तिहीन करना। ठीक है ना। एंड बहुत ज़्यादा अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत फिजिकल लेबर भी कर रहे हैं,
एंड ये इस वर्क ने इनको डेबिलिटेट कर दिया, कमज़ोर कर दिया है। कई बार कई बीमारियां होती हैं, फीवर है और ट्यूबरकुलोसिस है ना, एग्जाम्पल भी दिया है, कीमोथेरेपी जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, एग्जॉस्टेड एंड डेबिलिटेटेड, बिल्कुल कमज़ोर कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। कई बार देखा होगा बीमारी से पहले ये बहुत हट्टे कट्टे थे, लेकिन बीमारी के बाद ये बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। तो बिल्कुल टू आपने सुना होगा, बहुत ही आसान सा वर्ड सिखा देता हूँ, टू वीकेंड, कमज़ोर कर देना, शक्तिहीन कर देना, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है और टेररिज्म है तो ये चीज़ें भी जो है कंट्री को वीकन करती हैं, कमज़ोर कर देती हैं, क्योंकि देश के जो युवा है और देश के जो लोग हैं वो सरकार से हैप्पी नहीं हैं, और ये चीज़ें जो है हमारे पूरे सिस्टम को कमज़ोर कर देती हैं। एनफेबल और एनर्वेट, डेबिलिटेट हो चुका है, एनर्वेट हो चुका है, तो आपको एक तो वर्ड जो हाईलाइट किया जा रहा है, डेबिलिटेट है, एनफेबल है और एनर्वेट है। वीकेंड वर्ड आपको शायद आता होगा। एक चीज यहाँ और देख लीजिएगा, जो वर्ड एनफीबल है, इसमें जो वर्ड फीबल है, एक फीबल की वर्ड है और एक वर्ड आपने सुना होगा वीक, तो ये दोनों जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। डेबिलिटेट क्लियर हो गया, डेबिलिटेट कमजोर कर देना, शक्तिहीन कर देना। एक्सटॉल वर्ड हम पहले कर चुके हैं, प्रीवियस सेट में हमारे पास 11-12 सेट में आया था वर्ड ये, अति प्रशंसा करना, गुणगान करना, बढ़ाई करना, बहुत बढ़ाई करना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, टू प्रेज समवन और समथिंग हाईली, बहुत बड़ा गुणगान करना। तो मैं पार्टी बी का लीडर हूं, तो मैं अपने अपने लीडर को एक्सटॉल करूंगा, आप पार्टी सी के हैं, आप अपने लीडर को करेंगे, ये पार्टी ए के हैं साहब, ये इनको एक्सटॉल करेंगे। हमारे नेता में तो कोई कमी है नहीं, तो हम तो बस अपने नेता को एक्सटॉल करेंगे। हम अपने सफलता के बाद अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक्सटॉल करते हैं, और असफलता के बाद जो है उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है। तो एक्साल्ट करना, एक्सटॉल, ग्लोरीफाई, लॉर्ड, प्रोक्लेम, आप एक्सटॉल, और ये देखिएगा एक्साल्ट भी आपके पास वर्ड आया हुआ है, एक्सटॉल भी है, ग्लोरीफाई करना, बहुत महिमा मंडन कर देना, खूब बढ़ा चढ़ा के किसी की तारीफ करना। एक्सटॉल आसान वर्ड है, प्रीवियसली ये डिस्कस किया जा चुका है। नाउ कॉम्प्लिसिटी, सह अपराधिता, अपराध में भागीदारी, बुरे काम में साझेदारी, इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम, ठीक है। आपके पास एक वर्ड और भी है, अकॉम्प्लाइश, नाउन, एक व्यक्ति के लिए आता है अकम्प्लाइस, और इसका मतलब भी होता है इसका मतलब है सह अपराधी, पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम, अकम्प्लाइस। अब आपकी कॉम्प्लिसिटी इस क्राइम में प्रूव हो गई है, इसका मतलब क्या है कि आप इस क्राइम में मेन नहीं है, मेन व्यक्ति नहीं है, आप कल्प्रिट नहीं है, मेन कल्प्रिट नहीं है, आप एक अकम्प्लाइस हैं। जब मर्डर हुआ था तो आपने चाकू नहीं मारा, आपने बस इसके हाथों को पकड़ लिया था, और फिर उसने जो मर्डरर है उसने चाकू मारा, तो आप आपकी अपराध में भागीदारी, सह अपराधिता सिद्ध हो गई है, इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम। ब्रैकेट में भी दिया हुआ पार्टिसिपेशन इन रॉन्ग डूइंग, तो एक आपके वर्ड सुना होगा कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेट, सुना होगा जटिलता, जटिलता, तो अब इसका कॉम्प्लिसिटी का कॉम्प्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो कॉम्प्लिसिटी अपराध में भागीदारी, और अपराध में जो भागीदार होगा उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, अकॉम्प्लाइस, सह अपराधी, अ पार्टनर इन क्राइम, जो मैंने आपके लिए अलग से लिखा हुआ है। सिरेंडिपिटी हम जो वर्ड्स प्रीवियस सेट में कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से करेंगे। आकस्मिक लाभ, अकस्मात से कुछ खोज या प्राप्ति, सिरेंडिपिटी थी कि न्यूटन ने ग्रेविटी के रूल को आइडेंटिफाई कर लिया, है ना, डिस्कवर किया, और कई चीज़ें जो है अचानक से मिल जाती हैं, आकस्मिक लाभ हो जाता है। जिस भी चीज़ को मैं छू लेता हूँ वहाँ पे तो हमेशा वो ब्लैंक आती है, लेकिन जो रवि जिसको छूता है उसका ये जैकपॉट लग जाता है, ये बड़ा अच्छी खासी फायदा लेता है। तो सेरेंडिपिटी है द फैक्ट ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग और प्लेजेंट हैपनिंग बाय चांस, ठीक है। मीटिंग हर लाइक दैट एंड देयर ऑफ ऑल प्लेसेस वाज ट्रू सेरेंडिपिटी। आप भी ये मैं एग्जाम्पल कोट नहीं करता हूँ जनरली, लेकिन ये एक सेरेंडिपिटी होगी कि आप अपने जीवन साथी से एक दिन मिलेंगे, और हो सकता है शायद किसी दिन आपकी उससे लड़ाई हुई हो आज से 2 साल पहले, लेकिन अब ऐसा हुआ कि भाई अब हो गया, है, होता है, चल जाता है, जीवन है। तो हो सकता है कि आप अपने जिस लाइफ पार्टनर्स के आस पास से गुजरे हो, लेकिन अभी पहचानते ना हो, लेकिन आपका पता लगा कि 1 साल बाद मेंबर्स ऑफ फैमिली ने आपकी शादी वहाँ पे डिसाइड कर दी, अब शादी हो गई। तो सिरेंडिपिटी है, अचानक से कुछ मिल जाता है। तो आकस्मिक लाभ और सिरेंडिपिटी द फैक्ट ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग और प्रेजेंट हैपनिंग बाय चांस, ठीक है। एंड
एक सेकंड एग्जाम्पल भी यहाँ दिया गया है, इट वॉज, जस्ट सेकंड, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से सेकंड को देखने के लिए। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखिएगा, इट वॉज प्योर सिरेंडिपिटी दैट द लॉ दैट लेड अस टू द लॉस्ट गर्ल। बिल्कुल एक संयोग से ऐसा हो गया कि हमें लड़की मिल गई, खोई लड़की। वी जस्ट हैपन टू सी अ बर्ड फ्लाई बाय विद एन मिटन इन इट्स माउथ। हमने बस एक चिड़िया को देखा कि जो इसके मिटन्स दस्ताने को अपने लेके जा रही थी, हमें पता लग गया कि लड़की यहाँ होगी। तो बस संयोग था भाई, ऐसे लड़की हमको मिल गई। तो मिटन को आप पढ़ लीजिएगा, जाली के दस्ताने, उंगलियों का बना हुआ दस्ताना। आप देखा होगा बाइकर्स पहनते हैं, बाइकर्स जो केवल फिंगर्स पे पहन लेते हैं, ठीक है। और अलग अलग पार्ट होता है, एक तो ग्लव्स सुनोगे, ग्लव्स ग्लव्स में पूरा आपका जो हैंड है कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन मिटेंस में केवल फिंगर्स के लिए होता है, ठीक है। अब यहीं पर एक वर्ड है सेरेनेड। सेरेनेड प्रेम गीत, स्त्री या प्रेमिका के समर्पण में गाया गया गीत, ठीक है। हम जिस कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं यहाँ पर इस प्रकार के काम अलाउड नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड्स जिनके हैं ब्रिटिश कल्चर है, तो अगर एक बॉय को किसी गर्ल को प्रपोज करना है शादी के लिए, तो वो उसके घर के बाहर जाता है, खिड़की के बाहर भाई गाना गाता है, और लड़की अगर स्माइल कर देती है, मतलब है उसने उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। तो ये एक ब्रिटिश कल्चर का वर्ड है, और लेकिन हमारे यहाँ है। मैं क्लासेस में एग्जाम्पल एक और भी कोट करता हूँ कि हमारे यहाँ जो यंग एक्टर्स हैं, अगर ये लव सॉन्ग्स गाते हैं, लव सॉन्ग्स पे पिक्चराइजेशन इनके ऊपर होता है, तब तो मुझे सही लगता है। लेकिन एक 50 ईयर्स का, 52 ईयर्स का जो एक एक्टर है, जिसकी एज इतनी है, इसकी बेटी की शादी हो जानी चाहिए, ये भी सेरेनेट कर रहा है। मतलब एक कलाकार को अपनी एज के हिसाब से रोल करने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कलाकार हैं, हमारे यहाँ शाहरुख खान हैं, जो मतलब अभी भी इतने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन दे आर सेरेनेटिंग ऑन स्क्रीन। उनकी एज के लायक ये अब ये गाने नहीं है। आमिर खान की जो मूवीज हैं वो अब ऐसी नहीं रही। दंगल मूवी आप देखेंगे तो वहां पे फादर का रोल किया, उसके रोल के लिए फिट है, लेकिन अब उसी रोल में आप रोमांटिक सॉन्ग्स कर रहे हैं, ये फिट नहीं है। तो दिस इज नॉट द एज टू सेरेनेट। अब आप किसी लड़की के लिए गाने नहीं गाइए, अब आप अलग तरह के रोल करिए। सेरेनेट समझ में आता है? तो सेरेनेट का मैंने जो है ब्रिटिश कल्चर में कैसे जो था वो समझा दिया। और किसी के लिए कोई प्रेम गीत गाना, वर्ब के रूप में किसी के लिए गाना धुन बजाना या प्रेम गीत गाना। टू सिंग और प्ले म्यूजिक टू समबडी एज डन इन पास्ट बाय अ मैन सिंगिंग अंडर हर विंडो टू द वुमन ही लव्ड। सेरेनेड, टू सिंग और प्ले म्यूजिक फॉर समबडी, अ सॉन्ग और ट्यून प्लेड और संग, बस अगर ये वन वर्ड में आ जाए तो सेरेनेड। ठीक है साहब। तो आपके पास जो है कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, सेरेंडिपिटी हो गया, एंड सेरेनेड हो गया, मिटन वर्ड हो गए, ठीक है। 39th वर्ड है रिप्लेनिश। हम लोग क्या नेचुरल वाटर को यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए कि रेन वाटर जब आता है तो ये प्रॉपरली हम जो ग्राउंड वाटर है उसको रिप्लेनिश कर दें, उसको पुनः भर दें, रिप्लेनिश कर देना। तो ये मेरा ग्लास है, अभी ये एम्प्टी है, तो मैं अभी प्यासा हूं, तो मैं इसको वाटर से क्या करूंगा, रिप्लेनिश कर दूंगा, फिर भर लूंगा और पानी पी लूंगा, ठीक है। फूड स्टॉक्स, एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ, फूड स्टॉक्स वर रिप्लेनिश्ड बाय विद इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएसए। जो फूड स्टॉक्स थे उनको पुनः कैसे भरा गया, जो इंपोर्ट्स आया था, जो माल आया था वहां से, अमेरिका से। एंड डज योर ग्लास नीड रिप्लेनिशिंग? क्या आपके ग्लास में कोई पानी वानी भर दें? तो ये आ जाएगा रिप्लेनिश करना, पुनः भर देना। अभी इसमें मेरे पेन में अगर ये व्हाइट बोर्ड मार्कर होता और इंक खत्म हो जाती तो मैं इसको रिफिल करता, रिफिल, हाँ रिफिल, इसको लिख सकते हैं, रिफिल पुनः भर देना, FILL, रिफिल, पुनः भर देना, रिप्लेनिश कर देना। तो हमने जो है फूड सप्लाई को रिप्लेनिश कर दिया है, ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश किया गया है, मतलब जितनी भी रेन हार्वेस्टिंग करी है वो सारा का सारा पानी जो है अंडरग्राउंड चला गया है, अदरवाइज ये सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। रिप्लेनिश हो गया हमारे पास वर्ड। और अब हमारे पास जो लास्ट वर्ड है सेट का, वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके पास यहाँ पे तो ठीक है, आपके पास जो वर्ड है वो है स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया वर्ड है। और आपके पास ही ऐसी से मिलता जुलता वर्ड है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर जो है धार्मिक ग्रंथों के लिए आता है, तो बाइबल है, कुरान है, गीता है, रामायणा है, वेदाज हैं, ये सब क्या है, हमारे होली राइटिंग्स हैं, होली बुक्स, है ना। तो स्क्रिप्चर्स को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, या तो आपको होली बुक्स, पवित्र किताबें, ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। बैंक पीओ के भी कुछ प्रीवियस पेपर्स में ही वर्ड आया है स्ट्रक्चर, कटु आलोचना, स्टेटमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म,
तो आप इसको लिख सकते हैं, केवल अगर आप वर्ड चाहें तो क्रिटिसिज्म आप लिख सकते हैं, आलोचना, आलोचना क्रिटिसिज्म। एक वहाँ पे काउंसिल का एक सेट लिया गया है, काउंसिल में एक व्यक्ति ने जो है जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसने पूरी तरीके प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं किया, तो द काउंसिल पास द स्ट्रक्चर, उसके लिए एक आलोचना पास की थी वहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ क्रिटिसिज्म हो गया, आलोचना। सेकंड मीनिंग क्या होगा स्ट्रक्चर का, आपका ही मन करता होगा, बारिश पड़ रही है कि हम भी नाचते हैं, हीरो हीरोइन नाचते तो हैं मूवी में, हम भी डांस करेंगे, लेकिन एक हमारे पास नैतिक लिमिटेशन होती है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, ऐसे मूवीज में जो दिखाया जाता है वो व्यवहारिक जीवन में नहीं किया जा सकता। तो एक दिखाई पड़ रहा होगा व्यवहार को नियंत्रित करने वाला नियम। हम एक समाज में रहते हैं और यहाँ कई स्ट्रक्चर्स हैं कि लड़कों को कैसे बिहेव करना चाहिए, लड़कियों को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अगर मैं एक सन हूँ और अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जी नहीं सकता, लेकिन समाज की नज़रों में मैं गिर जाऊंगा क्योंकि मैं स्ट्रिक्चर्स को फॉलो नहीं करता। जो एक व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम हैं वो मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है। आपको तालिबान सुना होगा, तालिबान है, मुस्लिम कंट्रीज में होता है। द तालिबान स्ट्रिक्चर्स ऑन वीमेंस राइट्स एंड एजुकेशन, महिलाएं पढ़ नहीं सकती, महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ेगा, ये उनके स्ट्रिक्चर्स हैं, व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्लियर है, स्क्रिप्चर क्लियर है, और अब वर्ड है स्ट्रिएटेड, है ना, धारीदार, हैविंग लॉन्ग थिन लाइंस, मार्क्स और स्ट्रिप्स ऑफ कलर्स। जेब्रा देखा होगा, टाइगर देखा होगा, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रिएटेड, धारियां बनी होती हैं, डिफरेंट कलर की होती है ये। तो ये चीज हो गई स्ट्रिएटेड, मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर का प्रयोग नहीं किया। तो इस प्रकार हमारा जो वर्ड है वो 40 खत्म हो गया। तो एक बार हम इसको पूरे सेट को देख लेते हैं और हमने क्या क्या यहाँ सीखा और क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेकर हम इस सेट को खत्म करेंगे। अगर आप एक नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 40, बट इन टोटल अराउंड 100 वर्ड्स आपको इस सेट में दिए हैं। तो हमारे पास जो वर्ड है स्ट्रक्चर है, स्क्रिप्चर है, स्ट्रिएटेड है, और हमारे पास जो वर्ड रिप्लेनिश है, रिफिल है ना, और ये आपके पास सेरेनेड है, इस सेट में वर्ड जो है सेरेंडिपिटी है, कॉम्प्लिसिटी है, आपके पास जो वर्ड है एक्सटॉल, एक्साल्ट आया, डेबिलिटेट आया, एनर्वेट आया, एनफिबल आया, वीकेन आया, एनर्वेट आया, और मैंने आपको यहाँ पे जो है इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म को भी मैंने दिखाया। हमारे पास वर्ड फिक्शन है और फ्रिक्शन है और फैक्शन वर्ड हमारे पास आया। अब हमारे पास एबेसिडेरियन के दो मीनिंग आए, रूडिमेंट्री आया, बेसिक नॉलेज, प्राइमरी, एलिमेंट्री, और अरेंज अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट के क्रम में अरेंज किया गया। ये एक एबेसिडियन लिस्ट है, का मतलब क्या होगा, इसमें सभी नामों को ए वाले नाम पहले, बी वाले नाम बाद में, सी वाले नाम बाद में, डी वाले नाम बाद में, ई वाले, इस तरीके से नाम लिखे हुए हैं। एबेसिडेरियन लिस्ट है। अगर आपके पास एबेसिडियन नॉलेज है मतलब आप किसी चीज के मूलभूत चीजों को जानते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो 33 में रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्स आया, रियू आया, रियूफुल आया। यहाँ पे हमने एडजेक्टिव कॉन्ट्राइट, रिमोर्सफुल, रियूफुल, रूथफुल और पेनिटेंट को भी लिया। तो ये लोग कौन थे, पश्चातापी लोग थे। हमने इससे पहले जो है वर्ड सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमस, सॉवरेन और ऑटोनॉमस किया। आप जानते हैं सॉवरेन वर्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, इसीलिए इंडिया को एक सॉवरेन स्टेट कहा जाता है, ठीक है। और फिर आपका अनरिपीटिंग वर्ड, क्योंकि हम जो अपने कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड की सेट में कर चुके हैं, तो मैंने आपको लेकिन हल्का सा हिंट दिया और समझाया वर्ड आपको। फिर हमारे पास वर्ड रेपरक्यूशन, कॉन्सिक्वेंस, आफ्टर माथ आया जो हमने देखा। हम सोबर, सोबर देखा हमने, आज ये सोबरिटी देखा, सोबर को वर्ब के रूप में देखा। और स्लॉथ देखा, वॉन्ट, वॉल्यूशन हमने जाना। हमारे पास जो वर्ड आए, फॉयबल आया, एस्पाउसल आया, आपको सब समझाया गया। यहाँ पे सेकंड का मतलब क्या है, स्पाउस का मतलब क्या है, स्पाउसल का मतलब क्या है। मैटरनल, पैटर्नल हम लोगों ने देखा, और इनहेरेंट देखा, इंट्रिंसिक देखा, हाइपोथेसिस आपको समझाया गया, हाइपोथेसाइज, हाइपोथेटिकल आपको समझाया गया, फॉर्टूटस समझाया गया, समथिंग हैपनिंग बाय चांस समझाया गया। इसी सेट में मॉरिबंड जो मृत्यु के पास है, मतलब बस मरने ही वाला है, समाप्ति होने वाला है। मर्सनरी हम लोगों ने देखा। देन पाइवट, पाइवटल हम लोगों ने वर्ड देखा। इंजीनियस जब हम कैटेगरी में आए तो हम लोगों ने इंडिजिनस वर्ड को अभी डिसाइड नहीं किया है, मतलब अभी डिस्कस नहीं कर पाया था मैं ये, और अगले सेट में वर्ड आएगा तो वहाँ पर मैं इंडिजिनस को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस प्रकार से रिवीजन हमारा हो रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड देखे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इंजीनियस, इंजेनुअस, डिसइंजेनुअस। इंडिजिनस को, इंडिजिनस जो वर्ड है मैं जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये हम लोगों ने अभी नहीं किया। और फिर इससे पहले इनफेबल, बैगर डिस्क्रिप्शन, वर्णन से परे होना, इतना अच्छा होना कि जिसका हम वर्णन ना कर पाए। फ्रेटर्नल, भाई से संबंधित, सॉरोरिटी, बहनों के लिए आया।
है ना। और आपके पास फिर है ट्रिप्लिकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेशन, डुप्लिसिटी, ये सब वर्ड आए। एंड वायबल मैंने बताया आपको, फिर जब वायबल बताया तो मैंने आपको पॉसिबल और प्रोबेबल और फिजिबल भी आपको समझाया। और फिजिबल का मतलब क्या था कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसके हिसाब से ये संभव है। देन हमारे पास इंक्रीमेंट वर्ड आया, फिर हम लोगों ने टॉर्पोर, टॉर्पिड नीचे नीचे की कैटेगरी में जो था स्लॉथ वर्ड आया था, इसी का सिनोनिम था टॉर्पोर। नेचुरलाइज करना, ये एनफ्रेंचाइजी मताधिकार देना, फ्रेंच और डिसएनफ्रेंचाइज सफराज प्लेबिसाइट जनमत, और नेचुरलाइज नागरिकता देना, और डिसइनहेरिटेड जायदाद से बेदखल कर देना, ये आया। फिर आपके पास एमिग्रेट, इमिग्रेट आया वर्ड ये हम लोगों ने। फिर ट्रांसेंड, कॉन्डिसेंड और डेन, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेन, ये भी हमने देखा कोई ऐसा कार्य करना जो आपको लगता है कि आपके स्तर से नीचे का है। और फिर हम लोगों ने स्टिग्माई, स्टिग्मेटाइज और स्टिग्मा देखा। टेंजेंट, टेंजेंशियल देखा हम लोगों ने। गो, फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट देखा हम लोगों ने यहाँ पे। ये सारे वर्ड्स अगर आप इसके पूरे सेट को रिवाइज करेंगे तो शैग्रिन हमारे पास आया, एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टिव, और एग्जॉस्टिव वर्ड भी मैंने आपको बताया होगा, एग्जॉस्टिव कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, एग्जॉस्टिव बता दिया आपको। एंड इसमें तो हमारे पास डिनाई, रिफ्यूज, ये सारे बहुत अच्छे वर्ड्स थे जो आप लोगों ने डिसाइड यहाँ पे सीखे, और यहाँ पे काफ़ी नोट्स भी लिए हम लोगों ने। फिर प्रोडिजी, प्रोडिगल एंड प्रोडिजियस, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल भी हम लोगों ने देखा। और आपको जो वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं एक्सेप्शनल और एक्सेप्शनल मैंने आपको समझाए। और हमारे पास जो है पहला वर्ड जो था प्रोजेक्ट था। तो इस प्रकार से हमारा सेट जो है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेट है, इसी को कहा जाता है एग्जॉस्ट कर देना। तो हमने यहाँ पे करीब करीब इस सेट को एग्जॉस्ट कर दिया, अब डिस्कशन के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ये सेट पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ इनको यूज भी करेंगे, और आपस में जब आप बातचीत करें तो इसमें से कुछ इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी के सेंटेंस में यूज करिए। आज की क्लास बहुत प्रोजेक्ट थी, आज की क्लास बहुत रैपिड थी, है ना। ये मुझे लगता है ये व्यक्ति बहुत डिसइंजेनुअस है, जितना जानता है हमको उतना बताता नहीं है। यार अब हमें पता लग गया कि हमारी वोकैब, हमारी जो सक्सेस में इंग्लिश पाइवोटल रोल प्ले करती है भाई साहब, पाइवोटल रोल प्ले करेगी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से इस वोकैब के सेट को यूज करेंगे तो, और आपके पास ये वीडियो अवेलेबल है, तो आप जब चाहे इसको देख सकते हैं। आपको देखने की लिमिटेशन है, आप जानते हैं। तो पहले सेट को पढ़िए, फिर वीडियोस देखिए, फिर वीडियो देखिए, और इनको कुछ कुछ दिनों के बाद ऐसे करिए। अब पूरा एग्जॉस्ट मत करिएगा, लास्ट टाइम के लिए कुछ बचा के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और इस प्रकार हम लोगों ने अपने सेट 13 को ख़त्म कर लिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा मेरे साथ, क्योंकि वोकैब के सेट अभी हमारे पास 21 सेट्स हैं, और इस प्रकार के सेट जब आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वोकैब के किसी पार्ट को लेकर आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। साथ ही साथ जब हम ये वोकैब खत्म कर लेंगे तो आपके पास करीब 700 सिनोनिम्स, 700 एंटोनिम्स भी आप करने जा रहे हैं जो एसएससी के हैं, और इसी के साथ आप बैंक के पेपर भी आप करेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। Thank you very much for being a part of this session. Once again, I would like to thank all my students for being a part of this session. Thank you very much.